तो आज का पेपर है जून 20 पेपर 3 वेरिएंट 2। तो ये पेपर अपने का निकाल लें। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? जो कि थर्ड पार्टी, जो ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व है ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, फिर भी उसको वो कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ रही है। सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोअर प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम न्यू फर्म्स एंटरिंग द मार्केट। भाई अगर एक मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है और उसके राइवल का प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये एक्सटर्नैलिटी नहीं है, क्योंकि जो सामने वाली फर्म है वो उससे कम्पीट कर रही है, तो ये एक्सटर्नैलिटी नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे। सही है। तो ये बेसिक हेल्दी कंपटीशन है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। रिड्यूस गवर्नमेंट फंडिंग फॉर अ म्यूजियम, अगेन ये एक्सटर्नैलिटी नहीं है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर दिया है, गवर्नमेंट ने बेसिकली सब्सिडी को कम कर दिया है, तो सब्सिडी का कम होना इज नॉट एक्सटर्नैलिटी। The increase in noise levels from aircraft due to the expansion of a large city airport। भाई एक एयरपोर्ट जो है वो एक्सपेंड हो गया जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन बढ़ गई है। अब जो बंदा ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, फिर भी उसको ये वाली कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है ये मेरी थर्ड पार्टी कॉस्ट है और ये बेसिकली क्या है? ये मेरी पोल्यूशन है। तो ये मेरा आंसर होगा। लास्ट क्या है? द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल। ये भी मेरी कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं होती। क्लियर है? पहला एमसीक्यू बहुत सिंपल था मेरे ख्याल में। सही है। तो बेसिकली नॉइस पोल्यूशन था ये, नॉइस पोल्यूशन। पोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। सही है। अच्छा, सेकंड, द डायग्राम शो द फर्म ऑपरेटिंग इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो आपको याद है, 20 to 30 स्मॉल फर्म्स होती हैं वगैरह वगैरह। एट विच पॉइंट द फर्म इज एलोकेटिवली एफिशिएंट। भाई एलोकेटिवली एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एमएसबी इज इक्वल्स टू एमएससी। दूसरे तरीके से इसको किस तरह देख सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस, या आप इसको इस तरह भी देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। सही है। तो यहाँ पर जो है मेरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट सी पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। सही है, क्योंकि ये एलोकेटिव एफिशिएंसी है। पेपर इज मई जून 20 पेपर 3 वेरिएंट 2। क्लियर है ये वाला एमसीक्यू? दो शुरू के दो तो बहुत आसान था, 30-30 सेकंड में करने वाला एमसीक्यू था ये। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 3, द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग अंडरटेकन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट सोशली ऑप्टिमल। ये कह रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो वर्कर्स ट्रेनिंग लेते हैं ना वो सोशली ऑप्टिमल नहीं है। इसका मतलब है कि एमएसबी और एमएससी दोनों इक्वल नहीं है, या तो ओवर एलोकेशन है या तो अंडर एलोकेशन है। सही है। नहीं है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एवरेज कॉस्ट मिनिमम। सही है। आईफोन नाम नहीं लिखा हुआ आपका। व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस। सही है। सोशली ऑप्टिमल नहीं है। एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आर अ स्केर्स रिसोर्स, बिल्कुल गलत। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप सोशली ऑप्टिमल ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब स्केर्स रिसोर्सेज एक रीजन नहीं होती एमएसबी को एमएससी ना होने की। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी ट्रेनिंग इज अ पब्लिक गुड। अगेन यही चीज, ट्रेनिंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। सही है। ट्रेनिंग कोई पब्लिक गुड नहीं होती, एक प्राइवेट सेक्टर फर्म भी ट्रेनिंग दे सकता है। सही है। द इंडिविजुअल्स बेनिफिट, इंडिविजुअल्स बेनिफिट क्या होता है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग इज लेस देन द बेनिफिट टू द सोसाइटी। बेनिफिट टू द सोसाइटी क्या होती है? एमएसबी। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मेरा मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक्सीड कर रहा है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट को। और मुझे एक बात बताओ, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो एमपीबी को एक्सीड करता है वो किस अमाउंट से एक्सीड करता है? वो अमाउंट क्या होती है जिस अमाउंट से वो एक्सीड करता है एमपीबी को? बिल्कुल सही, वो चीज होती है एक्सटर्नल बेनिफिट। इसका मतलब है जो बेनिफिट हमें मिल सकता है वो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है ये मेरी मेरिट गुड की एग्जांपल है और ये साफ साफ मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर अंडर एलोकेशन हो रही है। सही है। तो मेरा आंसर होगा सी। ट्रेनिंग इज अ लार्ज वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म, बिल्कुल इररेलेवेंट। सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 4 बस कंपनीज कंट्रोल मोर देन 2/3 ऑफ द मार्केट। सही है। तो ये कह रहा है 4 बड़ी बस कंपनीज हैं जिसने 2/3 मार्केट पे कब्जा किया हुआ है, मतलब 100% में से जो है अराउंड 75% इनके पास है। सही है। Critics claim that these companies fix prices on some routes to maximize revenue while lowering prices on other routes to stop smaller competitors entering the market। तो हो क्या रहा है? ये जो हैं ये सारे मिल रहे हैं। सही है। 4 फर्म्स हैं। देखो सबसे पहली हिंट क्या थी? कंट्रोल 2/3 ऑफ द मार्केट। देखो
ओलिगोपली पकड़ने की हिंट किया, देखो बच्चों ने ओलिगोपली पकड़ लिया, मैं बता देता हूँ हिंट किया है। इसने शुरू में बोल दिया था 4 बस कंपनी कंट्रोल मोर देन 2/3 ऑफ द मार्केट। इसका मतलब है इसने मुझे कॉन्सेंट्रेशन रेशो बता दिया। कॉन्सेंट्रेशन रेशो क्या होता है कि सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट फर्म्स का मिला के मार्केट शेयर कितना है, सही है, लार्जेस्ट फर्म्स का मिला के मार्केट शेयर कितना है। अब जैसे यहाँ पर 4 फर्म्स है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे CR4, 4 फर्म का कॉन्सेंट्रेशन रेशो है 2/3 और बाकी छोटी छोटी फर्म है, सही है। तो इसका मतलब है ये सब आपस में मिल रहे हैं। अगर ये सब आपस में मिल रहे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कल्यूजन कर रहे हैं। कल्यूजन का मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। तो इसका मतलब है विच एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस आर दीस कंपनीज अक्यूज्ड ऑफ। तो यहाँ तो मेरा आंसर ए होगा या तो मेरा आंसर बी होगा, सही है। मुझे बताओ क्या इसने कोई हिंट दी हुई है डोमिनेंट फर्म की? क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि एक बड़ी फर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब इन 4 बस कंपनीज में से कोई एक ऐसी फर्म है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, सही है। अगर हम किसको फॉलो नहीं कर रहे तो प्राइस लीडरशिप तो नहीं हो सकता, प्राइस लीडरशिप तो नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए। अब ए इसलिए है, ये लिमिट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग है जिसमें आप स्मॉलर फर्म्स को है ना रोकते हो मार्केट में आने से, सही है। लिमिट प्राइसिंग का मकसद क्या होता है, आप जो है वो बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर देते हो और एक नई फर्म को मार्केट में आने में से रोकते हो, सही है। आप एक नई फर्म को मार्केट में आने में से रोकते हो। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। बाकी ऑप्शन की तो तुक्की नहीं बनती क्योंकि कल्यूजन वाला ही आंसर होगा, बाकी कोई हो नहीं सकता, सही है। कल्यूट कर रहे हो मैं साफ समझ, लोगों ने लिखा हुआ है कि ये सारे मिलके फिक्स कर रहे हैं ना प्राइजेस, सही है। ये सारे मिलके दीज कंपनीज फिक्स प्राइजेस, तो ये सारे मिलके अपनी प्राइजेस को फिक्स कर रहे हैं। सी बी तो हो सकता था, नहीं। सबसे पहली हिंट ये कल्यूजन की है, ओलिगोपली का सवाल पकड़ने का तरीका ये, सही है, ठीक है। प्राइस सिमुलेशन मैं कुछ रूट्स में प्राइजेस को फिक्स करके अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। दूसरे रूट में मैंने अपनी प्राइजेस को कम इसलिए रखा है क्योंकि मैं नई फर्म्स को आने से रोक रहा हूँ। मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, मैं दूसरे रूट में भी प्राइजेस को बढ़ा सकता हूँ, पर मैं कम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नई फर्म मार्केट में ना आए। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ले रहे साहब, अगर आप ये बोलते ना कि दूसरे रूट में मैंने प्राइस इसलिए कम करी है क्योंकि मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, on a diagram the slope of a consumer's budget line becomes steeper। अच्छा, इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक बजट लाइन बनी हुई है, सही है, मेरी एक बजट लाइन बनी हुई है लेट्स से कुछ इस तरीके की, सही है। ये मेरा गुड वाई है, ये मेरा गुड एक्स है, ए एंड बी। स्टीपर का मतलब क्या है? स्टीपर का मतलब है कि मेरी बजट लाइन कुछ इस तरीके की हो गई है। ये स्टीपर हो गई ना, ये फ्लैटर है, ये स्टीपर है, सही है। तो स्टीपर आप कैसे कर सकते हो? अगर आपके गुड एक्स की प्राइस बढ़ जाए, अगर गुड एक्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका बजट लाइन जो है वो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाएगा, और जो वो टिल्ट होगा ना तो ये स्टीपर बजट लाइन होगी, सही है, स्टीपर। तो व्हाट कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस? इनकम वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इसमें स्टीपर नहीं होता, इसमें पैरेलली शिफ्ट आता है। इसमें स्टीपर नहीं होता, इसमें पैरेलल शिफ्ट आता है, तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। द प्राइस हैज डिक्रीज्ड, प्राइस को डिक्रीज नहीं करना। अगर प्राइस डिक्रीज होगी ना, अगर लेट से मैं कहता हूँ प्राइस डिक्रीज हो गई तो ये और फ्लैटर हो जाएगा। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो ये और फ्लैटर हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब ये गुड एक्स की बात कर रहा है, सही है, गुड एक्स की बात कर रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा डी, एंड इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस को बढ़ाया और ये स्टीपर हो गया, सही है, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब गुड एक्स। क्लियर है, समझ आ गया सवाल? Question number 6. The diagram shows two indifference curves and two budget lines for good X and Y. स्टीपर का मतलब भाई ये फ्लैटर होता है, ये स्टीपर, इन इलास्टिक डिमांड कर्व यार, इन इलास्टिक डिमांड कर्व, सही है, स्टीपर। अच्छा, the diagram shows two indifference curves and two budget lines for good X and good Y, सही है। अच्छा, the consumer's initial position is point F, तो मेरी initial position point F है। The consumer preferred final position becomes point H, तो ये मेरी final position है। अच्छा, what does the movement from F to G represent?
भाई F to G जो मैं जा रहा हूँ वो अलोंग द इंडिफरेंस कर्व जा रहा हूँ, सही है, अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरा कोई बजट लाइन बना हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरा कोई बजट लाइन बना हुआ होगा और मैं अलोंग द इंडिफरेंस कर्व F से G गया हूँ, और जब भी मैं अलोंग द इंडिफरेंस कर्व जाता हूँ तो उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। तो या तो मेरा आंसर ये होगा या तो मेरा आंसर ये होगा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, सही है। अब यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है कि गिर रही है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्राइस जो है वो गिर रही है, क्योंकि इनिशियली मैं यहाँ पर था, मैं X1 से X2 पे गया हूँ, तो प्राइस मेरी फॉल हो रही है, सही है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ऑफ अ फॉल इन प्राइस, सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस। ऊपर वाले दो तो मैंने ऐसे ही हटा दिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मुझे बताना था, ना इनकम इफेक्ट है ना प्राइस इफेक्ट है। जब भी अलोंग द डिफरेंस कर्व होता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है, और ये फॉल इन प्राइस है, ये राइज इन प्राइस नहीं है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है F से लेके H। प्राइस अफेक्ट, अच्छा मैं बता देता हूँ, F to H इज माई प्राइस अफेक्ट, टोटल इफेक्ट बेसिकली, टोटल इफेक्ट जिसमें इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों होते हैं। और G to H जो है ना, G to H उसको बोला जाता है इनकम इफेक्ट। और G F to G तो आपको पता ही है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, सही है। क्लियर? 6 भी क्लियर है? अब तक तो बहुत हल्के एमसीक्यू में, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मुझे रिपीटेड लग रहा है। The table shows the total cost of different level of output, सही है। What is the average variable cost of 4 chairs? तो ये मुझसे 4 चेयर की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है। 0 प्रोडक्शन है, 50 की टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब है ये मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई, क्योंकि 0 प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये मुझे इसने 4 चेयर्स की टोटल कॉस्ट दी हुई है, इस टोटल कॉस्ट में से मैं फिक्स कॉस्ट को निकालूंगा, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 94 है, फिक्स कॉस्ट तो मैंने यहाँ से हटा दिया, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 44 की। मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 44, क्वांटिटी मेरी कितनी है? 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा $11। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्लियर है? बहुत हल्का एमसीक्यू था। अच्छा, फिर सही है ना ये? ठीक है। क्वेश्चन 8, एट विच लेवल ऑफ आउटपुट विल अ फर्म अचीव द एम ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन? अगर सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है, अब ये सुन लो, अगर सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्वांटिटी के टर्म्स में बोल रहा है, ये क्वांटिटी के टर्म्स में, इसका मतलब है इसको बोला जाएगा सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट। और ये पॉइंट किधर होता है? जब मेरा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। जो मुझे डी बोल रहा है ना, डी का मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, वो आपको बता देगा MR0, क्योंकि MR0 होगा तो TR क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता, ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि ये मेरा एलोकेटिव है, सही है। तो मेरा आंसर होगा ये वाला, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सही है। आप परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर लेना देना नहीं है, सही है। क्लियर है? अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 बी, यस, सेल्स रेवेन्यू में डॉलर, इन डॉलर टर्म्स, इन डॉलर टर्म्स। पॉइंट बी कुछ होगा, पॉइंट बी इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एवरेज कॉस्ट मिनिमम। ये ऑप्शन बी इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, सही है, क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं तो वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यस, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और ये वाला इन टर्म्स ऑफ डॉलर, सही है। अच्छा, इन मार्केट इकोनॉमीज फर्म्स कैन ऑपरेट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिल्कुल कर सकते हैं। विच फीचर इज नॉट टिपिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट? कह रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो इस मार्केट में नहीं होता, सही है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन इस मार्केट में लाजमी तौर पे होता है। प्राइस लीडरशिप इसमें नहीं होता, प्राइस लीडरशिप होता है मेरे ओलिगोपोली में, तो मुझे आंसर तो मेरा अभी से मिल गया। प्रमोशन बिल्कुल होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बिल्कुल होते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री बिल्कुल होता है।
लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट ना, तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा बी, जो कि मेरा ओलिगोपोली का फीचर है, मोनोपोलिस्टिक का फीचर नहीं है, क्योंकि प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली में होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 9 सही है। अच्छा, व्हेन विल द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम अकर? भाई प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती थी? डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। सही है, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। जब भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर बोलता है भाई मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मैनेजर बोलता है सेल्स मैक्सिमाइज करना है, तो इनके बीच में डाइवोर्स आ जाता है। व्हेन मैनेजर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम शेयर होल्डर, गलत। व्हेन मेंबर्स ऑफ अ कार्टेल, लेना देना ही नहीं है कुछ। व्हेन वन फर्म डोमिनेट्स द मार्केट, ये भी गलत है। When owners have different objectives, वो ना differing objectives to managers, सही है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज बोलते हैं, ये लोग सेल मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। सही है, क्लियर है ये चीज? मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, क्योंकि 10। अच्छा 11, which feature of oligopoly is being assumed when the demand curve for an individual is as shown? अच्छा, ये जो मुझे डिमांड कर्व दिया हुआ है, इस डिमांड कर्व को अपन क्या बोलते हैं? किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड डिमांड कर्व की जो थ्योरी है वो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ये शो करता है वो कौन सा शो करता है? इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये शो करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है, एक दूसरे पे नजर रखना। सही है, तो यहाँ पर मेरा आंसर मुझे सामने ही दिख रहा है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, जो कि मेरी किंग डिमांड कर्व थ्योरी को बताता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती यहाँ पर, बिल्कुल गलत डायग्राम है ये। प्राइस लीडरशिप नहीं होती। कल्यूजन बिटवीन फर्म्स नहीं, ये नॉन कल्यूजिव है, ये नॉन कल्यूजिव का पार्ट है। तो मेरा फिक्स आंसर है सी, जो कि ऑब्वियस आंसर है, यहाँ पे ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। सही है, क्लियर है? 11 भी सिंपल था बहुत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, द टेबल प्रोवाइड्स द डेटा ऑन द नंबर एंड वैल्यू ऑफ मर्जर्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बिटवीन 2014 एंड 2017। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द टेबल? अच्छा, ये मुझे इसने साल दिए हुए हैं, ये नंबर्स हैं, और ये भी मेरा नंबर सही है। तो ये दो अलग कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है मुझे। The average value of a merger in Europe was higher in 2017 than 2014. एवरेज वैल्यू का मतलब ये सबकी एवरेज बता रहा है, सही है। एवरेज वैल्यू ऑफ मर्जर इन यूरोप वाज हायर देन। अच्छा, ये देखो, देखने से पता चल रहा है नॉर्थ अमेरिका में जो मर्जर हो रहे हैं ना, उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यूरोप की जो मर्जर की वैल्यूज है वो नॉर्थ अमेरिका से कम है, तो ए नहीं हो सकता। साफ साफ दिख रहा है, दिखने से ही लग रहा है। सही है, क्योंकि आप देखो ये कितनी छोटी छोटी अमाउंट्स है और ये कितनी ज्यादा ज्यादा अमाउंट्स है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सही है, उससे कंपैरिजन के साथ। The difference in the number of mergers in Europe and North America was the same in 2014 and 2016. अच्छा, डिफरेंस कह रहा है ये, सही है, डिफरेंस कह रहा है। The difference in the number of mergers in Europe and North America was the same in 2014. भाई 2014 में क्या फर्क था? 17 माइनस 14,000, 3,000 का डिफरेंस था। सही है, 2014 में 3,000 का डिफरेंस था मर्जर्स में, नंबर ऑफ मर्जर्स। तो ये 17,000 था और ये 14,000 था, तो 3,000 का डिफरेंस। और 2016 में ये 18,100 था और ये 15,100 था, तो ये भी 3,000 आ रहा है। तो आई थिंक मुझे मेरा आंसर मिल गया, क्योंकि 2014 और 2016 में डिफरेंस इन मर्जर बिल्कुल सेम था। यहाँ पर भी 3,000 था, यहाँ पर भी 3,000 था, तो मेरा आंसर मुझे आई गेस मिल गया, जो कि ऑप्शन बी है। इन एमसीक्यू में ज़्यादा नहीं सोचना इतना, ये एमसीक्यू नॉर्मली बच्चे करते हैं, बहुत 5-10 मिनट लगा देते हैं, एक आंसर करते हैं, फिर वापस काटते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर वापस काटते हैं, तो ये गलती हो जाता है एंड में। सही है, अगर एक ऑब्वियस आंसर आपको मिल गया, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सही है। सही है, बाकी भी देख लेते हैं, तो मेरा दिल नहीं हो रहा बाकी देखने का, लंबी हो जाएगी यहाँ पे। The value of mergers each year in US dollar was always lower. Always lower नहीं, always lower नहीं है। अच्छा, ये तो मैं बता ही नहीं सकता, ये ऑप्शन सी तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग अब हाँ, ये करेंसी भी अलग अलग है, तो ये ए तो वैसे ही गलत हो गया और ये सी भी गलत हो गया। सही है, द नंबर ऑफ मर्जर्स ईच ईयर वाज ऑलवेज हायर इन यूरोप। कह रहा है कि नंबर ऑफ मर्जर जो है वो यूरोप में हमेशा ज़्यादा थे, तो देख लेते हैं। इस साल ज़्यादा नहीं था,
2017 में ज़्यादा नहीं था क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा था। तो भाई बिल्कुल आसान एमसीक्यू था, ये ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्लियर है ये एमसीक्यू? क्लियर है? ए और सी तो वैसे ही हटा दो, करेंसी अलग अलग है। यस, नंबर बोला है, यस। परसेंटेज होता तो परसेंटेज निकालते। सही है, न्यू माइनस। सही है। 13, charities distribute plastic bags to household that householders can fill with clothes they no longer want। सही है, charities जो हैं वो प्लास्टिक के बैग्स देते हैं लोगों को और लोगों को बोलते हैं कि भाई इसमें आप वो कपड़े भर दो जो आप अब पहनते नहीं हो। सही है। द चैरिटीज देन कलेक्ट देम एंड सेल द क्लोथ्स टू रेज फंड्स। फिर वही कपड़ों को चैरिटीज बेचते हैं। ओनली वन चैरिटी लीव्स अ नोट थैंकिंग द हाउस होल्डर फॉर द डोनेशन। सही है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस चैरिटी अप्रोच। गेम थ्योरी का तो कोई तुक ही नहीं है यहाँ पे, मोनोपोली बिहेवियर का भी कोई तुक नहीं है, नॉन प्राइस कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है चैरिटी में। इसका आंसर नच थ्योरी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों को थैंक्स बोल रहे हो तो आप लोगों को परसुएट कर रहे हो कि अगली बार भी आप करना। सही है। आप लोगों को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हो कि जो काम आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। सही है, एक एप्रिसिएशन उसको दे रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऑब्वियस था क्योंकि बाकी ऑप्शन का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ से। सही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, बिल्कुल नच कर रहे हैं इनको आगे फ्यूचर के लिए नच कर रहे हैं। सही है, सिंपल एमसीक्यू था 13। व्हाट कुड प्रिवेंट अ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बैरियर्स टू एंट्री, अब इसने हाई लो कुछ बताया नहीं है तो ये ऑब्वियस नहीं है। बिल्डिंग रेगुलेशंस, रेगुलेशन का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एक पॉलिसी होती है मार्केट फेलियर की। लेट से मैंने सिगरेट को बैन कर दिया पब्लिक प्लेसेस पे। सही है, मैंने सिगरेट को पब्लिक प्लेसेस पे बैन कर दिया, मैंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया, तो ये सब रेगुलेशन है ना। सही है। ग्रोथ ऑफ फर्म से मार्केट फेलियर आ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी फर्म को मोनोपोली बना दोगे तो ये फिर हमारी मार्केट फेलियर हो जाएगी। सही है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, इट्स सेल्फ परसुएसिंग एडवर्टाइजिंग नहीं होती, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव भी करनी पड़ती है। सही है, सिर्फ परसुएसिंग एडवर्टाइजिंग से नहीं होगा, इन्फॉर्मेटिव नहीं, इन्फॉर्मेटिव भी करनी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग दोनों तरह की होगी, सिर्फ परसुएसिव नहीं होगी। सही है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये बिल्डिंग रेगुलेशंस। सही है, क्लियर है ये चीज? सही है। ग्रोथ ऑफ फर्म से क्या पता मोनोपोली बन जाए। बैरियर्स टू एंट्री से मुझे बताया हुआ नहीं है हाई कर रहा है कि लो कर रहा है, और परसुएसिव एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा, तो इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे बेस्ट आंसर मेरा बी है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ परसुएसिव है ना, इन्फॉर्मेटिव भी तो करनी होगी, लोगों को नॉलेज तो दो। एट मार्केट फेलियर सॉल्व कोई भी नहीं कर सकता, आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते मार्केट फेलियर को, आप हमेशा कम ही कर सकते हो। सही है, सी में एवरेज कॉस्ट लो हो सकती है, पर इटसेल्फ हमें मार्केट फेलियर का तो नहीं पता ना, यहाँ पे मोनोपोली बन गई तो। सही है, बिल्कुल मौजूदा मिक्स इकोनॉमी भी जा सकते हैं। ये 15, when will a society have achieved an equitable distribution। अब देखो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, आपको पता होना चाहिए इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, ये मैंने पहले भी बताया है। सही है, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी मैंने पहले ही बताया, मैं वापस बता रहा हूँ। भाई लेट से मेरे पास दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी। सही है, दो भिखारी हैं। सही है, लेट से मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास दो भिखारी है। भिखारी ए के घर पे 5 लोग हैं, भिखारी बी के घर पे 10 लोग हैं। सही है, मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, मेरे पास दो भिखारी आए, भिखारी ए के घर पे 5 लोग हैं, भिखारी बी के घर पे 10 लोग हैं। मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये पड़े हैं, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये पड़े हैं। अब अगर मैं इन दोनों को 50-50 रुपए दे दूं ना, अगर मैंने इसको भी 50 रुपए दे दिए, मैंने इसको भी 50 रुपए दे दिए, ये क्या होगी? ये इक्विटी है कि इक्वालिटी है? खाली ये बता दो, ये जो मैंने करा है ये मैंने इक्वालिटी करी है कि इक्विटी करा है? ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब आपने दोनों को इक्वल पैसे दे दिए। सही है, इक्वालिटी का मतलब आपने दोनों को इक्वल पैसे दे दिए। इक्विटी क्या होगी? इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। मुझे एक बात बताओ, जिसके घर पे कम लोग हैं उसको कम पैसे मिलने चाहिए, जिसके घर पे ज्यादा लोग हैं उसको ज्यादा पैसे देने चाहिए। तो अगर मैं फेयर करता हूँ ना, फेयर का मतलब
मुझे इसको जो है वो 30 रुपए देने चाहिए और इसको मुझे 70 रुपए देने चाहिए, इसको बोलेंगे इक्विटी, फेयर सिस्टम। सही है, जो ज्यादा डिजर्व करता है उसको ज्यादा मिले, जो कम डिजर्व करता है उसको कम मिले। सही है, तो इक्विटी बोलता है कि हमारा सिस्टम फेयर होना चाहिए, इक्वालिटी बोलता है कि सबको इक्वल दे दो। तो हमेशा याद रखना इक्विटी और इक्वालिटी का ट्रेड ऑफ होता है। सही है, तो इस सवाल में इसने मुझसे पूछा हुआ है कि सोसाइटी कब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इक्विटेबल का मतलब फेयर। तो पहला ऑप्शन क्या है, व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, गलत। व्हेन ऑल वर्कर्स आर पेड द सेम वेजेस, ये भी गलत, इक्वालिटी हो गई। व्हेन द इनकम्स विद इन द सोसाइटी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगेन गलत। व्हेन द सोसाइटी बिलीव दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज फेयर, तो ये मेरा आंसर होगा डी। सही है, फेयर होना चाहिए सिस्टम, फेयर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द एडिशन टू द रेवेन्यू, द एडिशन टू द रेवेन्यू उसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू, which results from employing one additional unit of a factor of production, तो ये मेरा marginal product आ गया। while the quantities of all other factors of production remain constant, what does this define? डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न में रेवेन्यू का जिक्र नहीं होता, डिमिनिशिंग रिटर्न में रेवेन्यू का जिक्र नहीं होता, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। इसने मुझे साथ में मार्जिनल रेवेन्यू भी दे दिया है, इसका मतलब है ये मुझे कहना चाह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये एमआरपी बोल रहा है मुझे, ना ये होगा ना ये होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि इसने मार्जिनल रेवेन्यू का जिक्र कर दिया। डिमिनिशिंग रिटर्न में अपन रेवेन्यू का क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट का शेप पढ़ते हैं ना। सही है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट का मतलब मार्जिनल किधर लिखा हुआ है, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर्स पर्सनल ऐसे लेबर, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, हाँ साथ डेफिनेशन है ये। द एडिशन टू रेवेन्यू डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना, एमआरपी। हम लेबर को क्यों हायर करते हैं, हम इसलिए हायर करते हैं क्योंकि वो मुझे कितने पैसे कमा के देगा, एमआरपी, वो मेरे रेवेन्यू में कितना एडिशन देगा। सही है, क्लियर है। 16 भी मेरे ख्याल में हो गया। 17, द ऑल्टरनेटिव टू वर्क इज टू हैव लेजर टाइम। सही है, काम नहीं करोगे तो फारिग बैठोगे। द डायग्राम शोज अ वर्कर डिसीजन ऑफ हाउ मेनी आवर्स ऑफ लेबर टू सप्लाई। अच्छा, ये जो मुझे इसने डायग्राम बना के दिया हुआ है इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, या आप इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हो बैकवर्ड बेंडिंग कह दो, या बैकवर्ड स्लोपिंग कह दो, कुछ भी कह सकते हो। सही है, और याद करो इस डायग्राम को किस तरह देखते हैं, ये इसकी लेबलिंग होती है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। इसको अपन क्या करते हैं, बीच में से काटते हैं, नीचे वाले सेगमेंट में मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे करता है इनकम इफेक्ट को, ऊपर वाले एरिया में मेरा इनकम इफेक्ट आउटवे करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, नीचे वाले एरिया में मेरा इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है और मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, ऊपर वाले एरिया में मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, इनफ इन्फॉर्मेशन। व्हाट हैपेंस बिटवीन वाई टू जेड, वाई टू जेड में क्या हो रहा है, वेजेस बढ़ रही हैं तो हम अपने आवर्स को कम कर रहे हैं। वाई टू जेड में क्या हो रहा है, वेजेस बढ़ रही हैं, हम अपने आवर्स को कम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा लेजर इज प्रेफर्ड टू वर्क, ये पहला ही आंसर होगा, एक्स्ट्रा लेजर इज प्रेफर्ड टू वर्क, क्योंकि हम अपने घंटे कम कर रहे हैं ना, ये तो होगा नहीं। द जॉब नाउ रिक्वायर्स मोर स्पेसिफिक स्किल, इसका कोई लेना देना नहीं है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर द फाइनल प्रोडक्ट हैज बिकम मोर इलास्टिक, इसका भी लेना देना नहीं है क्योंकि लेबलिंग इस तरह की नहीं हुई हुई। सही है, यहाँ पर आवर्स ऑफ लेबर और बेस रेट लिखा हुआ है, तो इलास्टिसिटी का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज, कौन सा समझ नहीं आया ऑनर्स भाई, इसने बोला हुआ है वाई से जेड में क्या हो रहा है। लेट से मैं कहता हूँ मैं करंटली जो हूँ मैं वाई पे हूँ, मैं वाई पे हूँ, वाई पे मेरी वेज इतनी है और वाई पे मेरे आवर्स इतने, लेट से 5 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी वेज बढ़ी, मैं W1 पे आया और मैंने घंटे कम कर दिए, लेट से मैंने 1 घंटा कर दिया, तो मैंने अपने काम को 4 घंटे से कम कर दिया ना। इसका मतलब है मैं अब प्रेफरेंस दे रहा हूँ लेजर टाइम को, जैसे फैमिली को टाइम देना है या खुद को टाइम देना है। सही है, तो मैं काम कम कर रहा हूँ और फारिग ज़्यादा बैठ रहा हूँ। सही है, तो बैकवर्ड बैंडिंग इंडिविजुअल के काम करने के डिसीजन को बताता है। सही है, 18,
बाय मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू लार्ज अर्बन एरियाज, तो ये मेरा गांव देहात हो गया और ये मेरा अर्बन एरिया शहर वगैरह हो गया, यही होता है ना, अर्बन एरिया सिटी वगैरह होता है ना। तो ये मुझे कंफर्म कर दो एक बार। हाँ सही है, अर्बन एरिया सिटी वगैरह होता है, सही है। हाउ माइट इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, भाई इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, गाँव से शहर जा रहे हैं, सही है। क्रिएट बेनिफिट्स फ्रॉम इन बोथ एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, सही है। तो मैं गांव देहात से शहर जा रहा हूँ, सही है, मैं गांव देहात से शहर जा रहा हूँ, इससे फायदे क्या होंगे, सही है। अच्छा, अगर एक बंदा गांव से शहर चले जाएगा तो बाय इंप्रूविंग लैंड ओनरशिप सिस्टम्स, लैंड ओनरशिप सिस्टम्स, ये थोड़ा अजीब सा ऑप्शन है, इसको होल्ड पे रखो। बाय बिकमिंग बेटर एजुकेटेड, ये अर्बन एरिया, सही है। अच्छा, ऑप्शन बी है बाय रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अर्बन वर्कर्स। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहा है, अब सुन लो। ये जब एक गांव देहात से बंदा शहर जाता है ना, तो जाहिर सी बात है उसको मदद की जरूरत होती है। तो इनको क्या फायदा हो रहा है, इनको फायदा ये हो रहा है कि शहर वाले इनकी मदद कर रहे हैं, शहर वाले क्या कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये एक फायदा हो गया। और अर्बन एरियाज को क्या फायदा हो रहा है, इनको लेबर मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बंदा जब गांव से शहर जाएगा तो वो काम करने के लिए जा रहा है ना, तो वो शहर में क्या देगा, लेबर प्रोवाइड करेगा, अपने आप को सप्लाई करेगा, तो ये होगा। तो ये ऑप्शन बी हो सकता है, मैं बाकी देख लेता हूँ। बाय रिड्यूसिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, सही है। बाय लिविंग इन इनफॉर्मल सेटलमेंट, ये कोई फायदा नहीं है। इनफॉर्मल सेटलमेंट का मतलब वो जो नहीं होते, कब्जा कर लेते हैं, ये जो कराची में बहुत ऐसी वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, झोपड़े वगैरह, ये सारे जो खटीवाड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान है, सही है। मैं आ रहा हूँ उस पर। बाय सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, बाय ऑब्टेनिंग लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, स्लम्स, ये स्लम्स, स्लम्स, सही है, स्लम्स। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बस्ती, देखो ये थोड़ा देसी बताया करो। अच्छा, अच्छा, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है ये, बाय रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अर्बन वर्कर्स, भाई मतलब ये कह रहा है कि एक बंदा गांव से शहर जा रहा है तो वो एक दूसरे को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, सही है। अर्बन एरियाज वाला इसको क्या फायदा पहुंचा रहा है, इसकी मदद कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गांव देहात वाले बंदे के पास पैसे नहीं होते, वो ऐसे ही शहर में चले जाता है बस में बैठ के, सही है, फिर वहां जाके अपनी जिंदगी सेट करता है। और अर्बन एरियाज को क्या फायदा दे रहा है ये फायदा ये दे रहा है कि वो उसको लेबर प्रोवाइड कर रहा है, सही है, क्योंकि अर्बन एरियाज में इनको चीप लेबर मिल जाएगा, सही है, तो इससे इनको दोनों को फायदा हो रहा है, सही है। जब दोनों को फायदा हो रहा है तो मेरा आंसर होगा बी, इन बोथ एरियाज, सही है। क्लियर है ये चीज। इस एमसीक्यू में पॉसिबिलिटी थी कि बच्चा गलत कर दे, ये मेरे ख्याल में सबसे टेढ़ा एमसीक्यू था इस पेपर का, सही है। 19, which change is most likely to increase both economic growth, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब एग्रीगेट डिमांड मेरी बढ़ रही है, एंड रियल इनकम भी बढ़ती है, वैसे एक ही बात है, जीडीपी बढ़ रहा है बेसिकली, जीडीपी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया, कंट्री के रोड नेटवर्क्स आ गए, एजुकेशन आ गई, हेल्थ सेक्टर आ गया, बेसिकली मुल्क आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है रोड नेटवर्क अच्छे हो रहे हैं, एजुकेशन अच्छी हो रही है, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है इन द लॉन्ग रन। तो ये किससे अचीव होगा, अ डिक्रीज इन द सेविंग रेशो, अगर आप सेविंग रेशो को कम करोगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ कह नहीं सकते, सही है। इससे आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब लेबर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब आप लेबर को ट्रेनिंग दोगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग एफिशिएंट हो जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, इनकम बढ़ेगी, काम मिल सकेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, एजुकेशन भी बढ़ेगी, फिर इन दी एंड सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। द डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत, ये तो उल्टा मसला खड़ा कर रहा है। द ग्रेटर यूज ऑफ कंपल्सरी ओवर टाइम वर्किंग ऑफ लेबर, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, तो ये भी हटा दो। तो मेरा परफेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी होगा। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, द टेबल गिव्स पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, सही है भाई, पॉपुलेशन का डेटा दिया भाई यूनाइटेड नेशन से, लो इनकम कंट्री से लोअर मिडिल पे जा रहा है, फिर लोअर मिडिल से अपर मिडिल पे जा रहा है, फिर हाई इनकम कंट्री पे जा रहा है।
और इसने मुझे इंडिकेटर्स दिए हैं, सही है। पॉपुलेशन चेंज दिया हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के 5 साल से कम की उम्र में कौन मर रहा है, सही है, बच्चों में। As countries move from low income to high income, which indicator shows a value that does not represent the expected trend? अब अगर मैं रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो एक हाई इनकम कंट्री में पॉपुलेशन चेंज जो होता है वो कम होता है, सही है, क्योंकि हाई इनकम कंट्री में लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होता है। लो इनकम कंट्रीज में ऐसी कोई लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो नॉर्मली जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन ग्रेथ जो है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो ये ट्रेंड जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे जैसे एक कंट्री अमीर होता जा रहा है उसका पॉपुलेशन रेट जो है ना वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है हाई इनकम कंट्रीज में एजुकेटेड लोग होते हैं, सही है। तो ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड बिल्कुल सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे जैसे एक मुल्क अमीर होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो पहले 61 थी, फिर 67, फिर 74, फिर 80। तो ये भी बिल्कुल सही ट्रेंड है, क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन में हेल्थ सेक्टर अच्छा होता है, तो जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। डेथ रेट पहले 9 थी, अच्छा पर 1000 में देख लो, 1000 बच्चों में से अंडर 5 में 9 मर रहे हैं, फिर 8 मर रहे हैं, फिर 7 मर रहे हैं, फिर 8 मर रहे हैं। तो ये ट्रेंड मेरा गलत है, क्योंकि जैसे जैसे मैं डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाऊंगा ये डेथ रेट कम होना चाहिए, ये डेथ रेट कम होना चाहिए, पर ये उल्टा फ्लक्चुएट हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा, उल्टा यहाँ पर आके बढ़ गया है ये, सही है। तो ये वाला जो है वो ट्रेंड मुझे सही शो नहीं कर रहा। और आखिरी क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, तो आप देख लो ये भी कम होता जा रहा है, बच्चे कम मर रहे हैं। तो ये वाला भी ट्रेंड जो है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ट्रेंड सही नहीं है, डेथ रेट वाला ट्रेंड सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा मेरा, द डेथ रेट इन हाई इनकम कंट्रीज, ये नॉट है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो मुझे नॉट बताना था, तो मेरा आंसर होगा सी, सही है। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया, वो आसान है एमसीक्यू था ये। अच्छा यस बिल्कुल चाइना। अच्छा 21, the diagram shows selected US labor statistics from 2001 and 2000 to 2013, सही है। तो ये जो बार है ना, ये ग्रे कलर का बार, ये शो कर रहा है नेट न्यू जॉब्स मंथली एवरेज, कि भाई हर महीने कितनी जॉब्स आ रही हैं। बिल्कुल सैम, बिल्कुल सही है। तो नेट न्यू जॉब्स मंथली एवरेज, सही है, कि कितनी जॉब क्रिएट हो रही हैं, कितनी जा रही हैं, कितनी आ रही हैं, बेसिकली नेट है, जॉब क्रिएशन का नेट अमाउंट। और ये क्या है, एम्प्लॉयड एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 16 एंड ओवर, सही है। तो ये मुझे ऐसा परसेंटेज दिखा रहा है ऑफ 16 एंड ओवर, एक बेसिकली ये शो कर रहा है मुझे, ट्रेंड शो कर रहा है, सही है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम, बिटवीन 2004, तो 2004 पहले देख लेते हैं, ये 2000 है, 2001, 2002, 2003, 2004, तो ये मेरा 2004 है। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ 2004, सही है। तो ये मैंने 2004 पे एक लाइन खींच दी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड 2005 व्हेन द नंबर ऑफ नेट न्यू जॉब्स वाज राइजिंग द परसेंटेज एम्प्लॉयड इंक्रीज। ये कह रहा है कि जब नेट न्यू जॉब्स बढ़ रही थी तो परसेंटेज एम्प्लॉयड भी बढ़ रहे थे, सही है। तो मुझे ट्रेंड देखना है, तो मैं 2005 पे भी एक लाइन बना रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन बना दी। तो आप नोटिस करो क्या मेरा नेट न्यू जॉब्स बढ़ रहा है, ये समझ आ रही है, नेट न्यू जॉब्स देखो बढ़ रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया, ये चीज क्लियर है। नेट न्यू जॉब्स बढ़ रही है, ये समझ आया। ये मेरा बार ऊपर जा रहा है ना, सही है, मेरा बार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है नेट न्यू जॉब्स जो है वो बढ़ रही है, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो ये बढ़ रहा है। तो अपर ट्रेंड में, ये अपर ट्रेंड, सही है। अच्छा फिर क्या बोला हुआ है इसने, ये कह रहा है कि जब मेरा नेट न्यू जॉब्स बढ़ता है तो साथ में परसेंटेज एम्प्लॉयड भी बढ़ रहे हैं। तो आप नोटिस करो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जब मेरा नेट न्यू जॉब्स बढ़ा तो साथ में परसेंटेज एम्प्लॉयड भी बढ़ा, ऐसा ही हो रहा है 2004 और 5 के बीच में। क्या ऐसा हो रहा है, ट्रेंड फॉलो हो रहा है जो ऑप्शन ए में बोला हुआ है, क्या ये ऑप्शन सही है, सही है। तो 2004 और 5 के बीच में नेट न्यू जॉब्स भी बढ़ रही हैं और परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा ए, पहले ही ऑप्शन में मुझे आंसर मिल गया, सही है। दूसरा ऑप्शन भी देख लो, एम्प्लॉयड एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज 16 एंड ओवर डिक्लाइंड कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन नहीं हुआ है, क्योंकि ये शुरू के टाइम पे पॉजिटिव था एंड देन ये नेगेटिव है। तो ये पहले बढ़ा है और ये फिर गिरा है, फिर नेगेटिव गया है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से।
द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स रोज इन ऑल एक्सेप्ट 4 years। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड बढ़े हैं एक्सेप्ट 4 years, एक्सेप्ट 4 years। 2 4 यहाँ से देख लेते हैं, 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13, नहीं ये भी नहीं है, तो मेरा आंसर यही है यहाँ पे। सही है, सिंपल एमसीक्यू था ये। अगर आपने ऑप्शन ए सही से पढ़ा है ना तो ये आप आंसर सही कर लेते। अब अगर इस एमसीक्यू में आप ज़्यादा सोचते ना तो बंड मार देते। सही है, तो ये भी मेरे ख्याल में एक सिंपल एमसीक्यू था बहुत। सही है, मैं 22 पे आ रहा हूँ। अच्छा, व्हाट इंडिकेट्स दैट अ डेवलपिंग कंट्री इज बिकमिंग लेस डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड। देखो एक डेवलपिंग कंट्री है ना लाइक पाकिस्तान, तो वो फॉरेन एड पे चलती है, बाहर मुल्कों से उसको यूएस से बहुत एड मिलती है हमें। सही है, चाइना से बहुत एड मिलती है हमें, मुफ्त में पैसे दे देते हैं वो हमें मदद करने के लिए। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें शो कर रहा है कि अब पाकिस्तान को जो है वो फॉरेन एड की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ शायद सही है, तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो शो कर रहा है कि हम लेस डिपेंडेंट है ऑन फॉरेन एड। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही। इट गेन्स फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग अ लार्ज रॉ मटेरियल एंड यूजेस टू इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। ये इसका ऑप्शन है। सही है, सही है। हाँ आसन यही होगा। सही है। अच्छा बाकी ऑप्शन देख लो। इट हैज टू चेंज इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ बेल आउट लोन। ये बहुत नॉर्मल होता है। देखो ये पूछ रहा है कि कोई इंडिकेशन बताओ जिससे ये शो हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना फॉरेन एड पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान में ये नॉर्मली बहुत होता है, जब आईएमएफ से हमें पैसे उठाने होते हैं ना, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमें पैसे उठाने होते हैं, तो पाकिस्तान अपनी जो है ना वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, क्योंकि वो कंडीशन रखते हैं। वो बोलते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, फिर आपको हम लोन देंगे, वरना हम आपको लोन नहीं देंगे। तो पाकिस्तान अक्सर ऐसा करता है। तो अगर आपको अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है ना लोन के लिए फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो इसका मतलब है आप अभी भी फॉरेन एड पे डिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि आप उनकी बातों को मान रहे हो। सही है। It balance of payment goes into deficit when it has to start paying interest on note taken out from foreign banks। ये भी बिल्कुल, ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई हम कम डिपेंडेंट, हम ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। हम इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया है, हमें इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है। इट्स लोकल फर्म्स गो आउट बिजनेस आफ्टर अ फॉरेन मल्टीनेशनल सेट्स अप इन द कंट्री। ये वाला इररिलेवेंट है। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन क्या है? इट गेन्स फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग लार्ज रॉ मटेरियल्स एंड यूजेस दिस टू इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज से मैं मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं अब इतना केपेबल हो गया हूँ कि मैं खुद से इनसे मशीनरी मंगवा सकता हूँ बिना लोन लिए। सही है। और मेरे मुल्क में इनफ फॉरेन करेंसी आ रही है, मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉलर की ज़रूरत नहीं है। सही है, क्लियर है ये, समझ आ गया? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाउ मस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस प्रोड्यूसर प्राइजेस। प्रोड्यूसर प्राइजेस का मतलब है मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करनी है, ये मैं बता रहा हूँ। बी एडजस्टेड टू फाइंड जीडीपी एट फैक्टर्स कॉस्ट। अब देखो जब भी कोई ऐसा सवाल है ना कि आपको जीडीपी का सारा डेटा दिया हुआ है और उसने बोला हुआ है कि मुझे बता दो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखो जीडीपी की इक्वेशन में ना सारी चीजें आती हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये तो सारी चीजें क्लियर हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले ना कि मुझे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप कंजम्पशन, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे वही करोगे जिस तरह आप कैलकुलेट करते हो। बस आपको एक चीज करनी होगी, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? आप जो है वो क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट में से, आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्स को। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आर्टिफिशियली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो आर्टिफिशियली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देता है, क्योंकि हम चीजों को महंगा कर देते हैं। और मैं इसमें ऐड करूंगा सब्सिडी को, क्योंकि सब्सिडी जो है वो आर्टिफिशियली प्राइजेस को कम कर देता है, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर देता है। तो मैं उसको फैक्टर कॉस्ट पे लेके आऊंगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके आऊंगा। सही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? बाय एडिंग सब्सिडीज एंड डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस।
अब ये डायरेक्ट जीडीपी से कर रहा है, पर इन दी एंड वो हो क्या रहा होता है, वो हम इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। किस में कर रहे होते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज? बाय एडिंग सब्सिडीज एंड डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है ये? ऐसे बहुत सवाल आते हैं, बहुत रिपीट होता है ये। कभी कभार आपको टेबल दे देगा, आपको जीडीपी के सारे कंपोनेंट देगा और आपको साथ में वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी भी देगा। तो आप अपनी जीडीपी की कैलकुलेशन में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे और सब्सिडी को ऐड करोगे। सही है? तो 23 हमारा हो गया। 24, द डायग्राम शोज द इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। नहीं नहीं शयान, नहीं। The diagram shows the equilibrium levels of national income in a closed economy with no government at two levels of investment, I2 and I1 and I2। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है चेंज इन इंजेक्शन विच रेशियो गिव्स द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। भाई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इंजेक्शन, सही है, चेंज इन इंजेक्शन एक्स वाई, सही है, डिवाइडेड ऊपर हमारा आता है चेंज इन नेशनल इनकम। सही है? तो ये मेरा फॉर्मूला है बेसिकली। सही है? ये मेरा फॉर्मूला है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और ऊपर आता है मेरा चेंज इन नेशनल इनकम। सही है? तो चेंज इन इंजेक्शन लिख दो या चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख दो, एक ही बात है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा यूजेड। यूजेड क्या है? यूजेड मेरा चेंज इन नेशनल इनकम है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, जो कि मेरा चेंज इन इंजेक्शन है। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी। सही है? ये मेरा चेंज इन इनकम है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा चेंज इन इंजेक्शन से। क्लियर है? ये मेरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा हुआ है ना, तो आप नोटिस करो चेंज इन इंजेक्शन कम है, चेंज इन इंजेक्शन की वैल्यू कम है, और चेंज इन एग्रीगेट सॉरी चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, चेंज इन इनकम ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमने हल्का सा इंजेक्शन को बढ़ाया, हमारी रियल नेशनल इनकम ज्यादा से बढ़ गई। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में यही होता है ना। तो ये मुझसे फॉर्मूला पूछ रहा है, ये मुझसे फॉर्मूला पूछ रहा है। सही है? 25, एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व रिलेटिंग टू कंजम्पशन। ये सबसे बड़ी हिंट है इसकी, कंजम्पशन टू नेशनल इनकम कुड बी कॉज्ड बाय कंजम्पशन में चेंज। अब देखो सबसे पहले तो इस सवाल में जो चीज कंजम्पशन को अफेक्ट करेगी ना, उन चीजों को चूज करना पहले। सही है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, एन इंक्रीज इन सेविंग। जब मैं सेविंग को बढ़ाऊंगा तो मैं कंजम्पशन को कम करूंगा। यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ करा है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर मेरी कंजम्पशन गिर रही है, तो मेरा आंसर ये वाला नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इससे डायरेक्टली मेरी कंजम्पशन बढ़ नहीं आएगा। ये भी होता है, ये भी होता है। सही है? इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। सही है? ये डायरेक्ट मेरी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अब देखो इन दो ऑप्शंस में ना डिबेट होगी, इन दो ऑप्शन में, ये ए और बी, ए और सी। सही है? तो बी और डी को तो हटा दो। अब ए और सी में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? कौन सा डायरेक्टली कंजम्पशन को इम्पैक्ट कर रहा है? ये कर रहा है। सही है? नेशनल इनकम बढ़ने से, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चे बोलने टिल्ट नहीं होगा। देखो एक चीज समझ लो, जरूरी नहीं है। सही है? जरूरी नहीं है। वो अक्सर टिल्ट को भी शिफ्ट बोलता है, वो अक्सर टिल्ट को भी शिफ्ट बोलता है सवालों में। आप खाली बेसिक नॉलेज से सोचो कि कंजम्पशन, नेशनल इनकम बढ़ रही है, बस बेसिकली। एमसीक्यूज में वो स्पेसिफाई नहीं करता कि टिल्ट हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, वो ऐसी रैंडमली आपको शिफ्ट भी बोल देगा। सही है? एमसीक्यूज में कभी भी टिल्ट का वर्ड यूज नहीं करता इन चीजों में। सही है? तो ये रिडक्शन इन टैक्सेशन ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि जब टैक्सेशन कम होगी तो हम इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाएगी। सही है? नेशनल इनकम जब बढ़ेगी ना, तो इससे सारी चीजें बढ़ सकती हैं, कंजम्पशन भी बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है, हर चीज बढ़ सकती है यहाँ पे। इसलिए सिर्फ कंजम्पशन की बात करिए, सिर्फ कंजम्पशन की। सही है? तो मेरा बेहतर आंसर यहाँ पर ए है। अब जो कह रहे हैं कि सर यहाँ पर टिल्ट नहीं लिखा हुआ, भाई ये टिल्ट नहीं लिखता, ये टिल्ट का वर्ड नहीं लिखता, ये शिफ्ट लिखता है। सही है? पर उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है ना, इसने सिर्फ कंजम्पशन का बोला हुआ है। सही है? स्पेसिफिकली कंजम्पशन की बात कर रहा है।
आ सकता है। 26 which combination of changes is most likely to result in an increase in money demand? तो मनी डिमांड बढ़ रही है, तो मनी डिमांड बढ़ने के लिए इनकम लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए, राइज होना चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हम पैसों की डिमांड को बढ़ाएंगे। प्राइसेस मेरी राइज होनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी तो मैं पहले के मुकाबलों में पैसे की डिमांड को बढ़ाऊंगा, सही है। और इंटरेस्ट रेट मेरा फॉल होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत सिंपल एमसीक्यू था, बहुत सिंपल एमसीक्यू था। इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट के गिरने से मनी डिमांड बढ़ेगी, सही है। 27 In 1936, Keynes explained how economic policy can be used to increase aggregate demand and prevent an economic depression. भाई जब भी कीनेसियन का वर्ड आया ना, कीनेसियन का वर्ड, तो हमेशा याद रखना ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन का शौकीन है और इसे फिस्कल पॉलिसी से मोहब्बत है, सही है। सेंट्रल बैंक्स, विच पॉलिसी सपोर्ट्स कीनेस थ्योरी? सेंट्रल बैंक शुड रेज इंटरेस्ट, नहीं, मॉनेटरी के साथ नहीं था ये। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज टैक्सेशन, एग्जैक्टली, फिस्कल पॉलिसी का शौकीन है ये, तो इसका आंसर बी होगा। गवर्नमेंट शुड एनकरेज कंज्यूमर सेविंग, रेलेवेंट नहीं है। ट्रेडिंग पॉलिसी वुड प्रिवेंट फ्री मूवमेंट, ये भी रेलेवेंट नहीं है। मेरा ऑप्शन सिर्फ डायरेक्टली बी है, जो कि एग्जैक्टली मुझे शो कर रहा है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पे काम करना चाहिए। मॉनेटरिस्ट होता तो ऑप्शन नहीं होता, नहीं, इंटरेस्ट रेट रेज नहीं होता, फॉल होता, बल्कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं। मॉनेटरिस्ट इसका शौकीन है, MB इज इक्वल टू PT, मनी सप्लाई को बढ़ाओ प्राइसेस बढ़ेंगी, सही है। और मॉनेटरिस्ट कहता है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है ही नहीं, और अगर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना भी है तो मॉनेटरी से करो, सही है। 28 A central bank increases the money supply in an attempt to stimulate investment, तो मनी सप्लाई को बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एंड ग्रोथ व्हेन द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, सही है। व्हाट व्हेन माइट दिस पॉलिसी बी इनफेक्टिव? अबे बहुत आसान है, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप। अबे बी कैसे होगा? पॉवर्टी ट्रैप का क्या लेना देना है भाई? लिक्विडिटी ट्रैप होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर होता है लिक्विडिटी ट्रैप, कि मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क ही नहीं आता, और अगर इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा तो ना इन्वेस्टमेंट पे फर्क आएगा, ना कंजम्पशन पे फर्क आएगा, किसी चीज पे फर्क नहीं आएगा, सही है। तो बाकी सारे ऑप्शन फालतू दिए हुए हैं इसमें। मार्शल लैंडर कंडीशन का लिंक जो है वो करेंसी से, वो ज्यादा एक्सचेंज रेट से, जरूरत नहीं है इसकी, मोस्ट ऑब्वियस आंसर ये है। नहीं 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 शायद नहीं, सही है। लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप ना, मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं आता, मनी डिमांड हॉरिजॉन्टल हो जाती है। 29 विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट द फिलिप्स कर्व शोज? भाई फिलिप्स कर्व क्या शो करता है? कि प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, बेसिकली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, तो एन इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये होगा आंसर। ये भी फालतू है, ये भी फालतू है, और ये भी फालतू है, सही है। फिलिप्स कर्व का मेन मकसद ये होता है। अच्छा लास्ट, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ and the government increases the size of its budget deficit. Budget deficit का मतलब क्या है? कि government spending is exceeding tax revenue. Government spending tax revenue को exceed कर रहा है और ये अपने budget deficit को increase कर रहा है। इसका मतलब है कि ये और government spending कर रहा है और ये taxes को और कम कर रहा है, दोनों में से कोई एक चीज कर रहा होगा। And funds this by increasing the money supply. Money supply को बढ़ा के इकोनॉमी में स्टिमुलेशन करके इस चीज को फंड कर रहा है, तो दोनों पॉलिसीज को साथ चला रहा है ये। What is most likely to reduce the effectiveness of these measures in achieving their aim? अब ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, सही है।
अब देखो बेसिकली ये चाह क्या रहा है, ये चाह ये रहा है कि हमारी इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़े, लोग अपनी कंजम्पशन को बढ़ाए और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ना आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से इसका लेना देना नहीं है, सही है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से इसका लेना देना नहीं है। अ हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं कंजम्पशन तो अपनी बढ़ा रहा हूँ, पर मैं जो अपनी कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ मैं इंपोर्ट्स पे बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपनी कंजम्पशन को इंपोर्ट्स पे बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी इकोनॉमी में पैसों की रोलिंग नहीं हो रही, मेरे मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। मेरे मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है मेरी पॉलिसी जो है वो फेल कर रही है, मेरी पॉलिसी फेल कर रही है, सही है। तो ये वाला हो सकता है। अ लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लो होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, इससे तो फायदा होगा, इससे तो फायदा होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एन इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, एन इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड स्टीपर है। अच्छा पर, अच्छा सवाल का आप लोग टोन समझो, सवाल में मकसद ये नहीं है कि फंडिंग करनी है, सवाल में मकसद ये है कि इकोनॉमी में स्टिमुलेट करनी है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए अपने बजट डेफिसिट को बढ़ा रहा हूँ। अब ये जो मैं मनी सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं अपनी फंडिंग के लिए बढ़ा रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जेब में पैसा आ जाए। तो डी जो है वो मेरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को कम नहीं करेगा, मेरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को ये कम करेगा। ये तो खाली गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए है, सही है। ये हमें इकोनॉमी की बात करनी है, हमें गवर्नमेंट की बात नहीं करनी है यहाँ पे, सही है, यस, सही है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई गवर्नमेंट की फंडिंग होगी कि नहीं होगी, हमें ये देखना है कि क्या इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना वो ये कम करेगी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दें, सही है। इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो डोमेस्टिक में हमारी सेल नहीं होगी, डोमेस्टिक में सेल नहीं होगी तो हमारी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, सही है। तो ये मेरा जून 20 हो गया खत्म।